So yes, people, welcome back to Pranay Gangam classes. This is me Pranay और जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा, नहीं तो यहाँ पर एक बार आई बटन पे प्रेस करके आप वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। और हम स्टार्ट करने हैं अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट वीडियो पार्ट ए, दैट इज ऑफ कंसेप्ट वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले आज की वीडियो में अपना टारगेट है ये रेशो वाला पोर्शन। तो ये अपने रेशो वाले पोर्शन को अपन पूरा कंसेप्ट एक बार पढ़ लेंगे। पार्ट बी में अपन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ, एक बार देखते हैं रेशो ओवरव्यू आपको कब समझ में आएगा, जब अपना पूरा पढ़ के हो जाएगा ना चैप्टर, उसके बाद आपको ओवरव्यू और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले। ठीक है, ओवरव्यू में बोल रहा है कि वो अपन रेशो के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बहुत बढ़िया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेशोज, इनवर्स रेशोज, कंपाउंड रेशो, मतलब ठीक है पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या होता है, एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे, आराम से समझेंगे। उसके बाद कंपाउंड रेशो में उसने दो टाइप दिया अपने को, एक है डुप्लीकेट रेशो बोले, एक है ट्रिप्लीकेट रेशो। मैं बोला ठीक है, आराम से समझेंगे, कोई घाई नहीं अपने को। सबसे पहले अपने को रेशो क्या है वो समझना पड़ेगा। रेशो क्या है वो समझेंगे जब अपन डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, इनवर्स रेशो ये सब अपन समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो। ठीक है, यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन देंगे, ये कब समझेंगे, ये अभी आप मैं पढ़ के लूंगा तो आपको है ना थोड़ा सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, बाउंसर बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी लाइन बाउंसर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हर एक चीज अपन एक एक वर्ड, कॉमा, डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क, हर एक चीज अपन पढ़ेंगे जो आईसीआई की बुक में है। ठीक है, लेकिन कब कौन सी पढ़नी है वो आप मेरे को छोड़ दो। ठीक है, मैं आपको एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, आप वो सीक्वेंस पे ट्रस्ट करो बिल्कुल, आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको पूरा कंसेप्ट समझेंगे और आप एग्जाम में भी फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले द मेन इम्पोर्टेंट स्टार मार्क डाल दो, नॉट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समझना कंसेप्ट। तो कंसेप्ट रेशो क्या रहता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो। ठीक है, एक बार सीक्वेंस, एक बार आप उसका डेफिनेशन देखते चलो। अरे रेशो इज ए कंपैरिजन, सबसे पहला वर्ड क्या है, कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन, इसके अंदर 3-4 वर्ड आएंगे भारी भारी, बस वो भारी भारी वर्ड्स को अपने को समझना है। एक बार अपने को वो भारी भारी वर्ड्स समझ गए तो फिर अपने को रेशो की डेफिनेशन का कुछ अर्थ ही नहीं रहेगा। ठीक है, रेशो अपने को समझ भी जाएगा और उसका डेफिनेशन भी समझ जाएंगे। ठीक है, ए रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। सबसे पहले अपने को देखा कि रेशो मतलब कोई चीज का कंपेयर होगा, मतलब लेफ्ट हैंड वर्सेस राइट हैंड। ठीक है, कोई चीज का कंपेयर। ठीक है, कोई भी चीज का कंपेयर, लेफ्ट हैंड वर्सेस राइट हैंड, या मान लो ये जो एक कनेक्टर है, या समझ लो ये ईयरपॉड वर्सेस ईयरफोन्स, कोई भी चीज का कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, मतलब दो जने का भी कंपैरिजन हो सकता या 2 से ज्यादा का भी हो सकता। ठीक है, जैसे प्रणय इज टू, आपका मान लो समझ लो नाम है अजय। ठीक है, प्रणय इज टू अजय या प्रणय इज टू अतुल। ठीक है, तो प्रणय इज टू सचिन, तो ये हो गया 2 जनों का कंपेरिजन। लेकिन 2 से ज्यादा कंपेरिजन कैसे रहेगा, प्रणय इज टू अजय इज टू सचिन। ठीक है, ये हो गया 2 से ज्यादा कंपेरिजन। ठीक है, आपको पता था, फिर भी मैंने ज्यादा कुछ एक्सप्लेन कर दिया शायद। ठीक है, ऑफ द मेन यहाँ पर है, ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन, सेम काइंड बाय डिवीजन। इसका मतलब क्या है, रेशो मतलब क्या मैंने आपको बताया, 2 चीज का कंपेयर करना। मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ, आप आपके मार्क्स को आप ये चीज के साथ कंपेयर करोगे क्या कि आपने खाने में रोटी कितनी खाई, तो बोलेंगे सर ये क्या चीज का कंपैरिजन है, ये 2 चीज का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों सेम काइंड की नहीं है। समझ रहे हो क्या, अगर मैं आपको बोलूं प्रणय के मार्क्स इज टू, मान लो आपका नाम चेंज करते रहेंगे सो दैट थोड़ा माहौल बना रहे, अंजलि मेरी दीदी का नाम। ठीक है, प्रणय के मार्क्स इज टू अंजलि के मार्क्स, मतलब इसका जो मीनिंग है मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप ये समझ लो, इज टू लिखते, इसको बोलते इज टू, और इसका ये रेशो का सिंबल रहता है। ठीक है, एक बार अपन जो सेम काइंड है उसके ऊपर, सेम काइंड है जिस ऊपर उसके ऊपर अपन फोकस कर रहे तो अपन समझ रहे। आप मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों का कंपैरिजन होगा या ये दोनों का कंपैरिजन होगा, ईमानदारी से बात बताओ।
अपने जितने मार्क्स मिले, अपने को जितने मार्क्स मिले इस टू अपने अपने जितनी रोटी खाई, इसका कोई कंपैरिजन है क्या? तो नहीं। तो ये सेम, ये कंपैरिजन क्यों नहीं है? आपको भी क्यों लग रहा है कि ये कंपैरिजन नहीं है? क्योंकि ये सेम काइंड के नहीं है। समझ रहे हो क्या? ये सेम काइंड के नहीं है। और वही ये दो कंपैरिजन क्यों लग रहा है आपको, ये दोनों का कंपैरिजन? क्योंकि ये सेम काइंड के हैं, बराबर। अगर मैं आपको बोलूं कि आजकल कैसे रील्स का ज़माना है, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स का ज़माना है, तो एग्जांपल मैं वैसे लेता हूँ कि मैंने आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ प्रणय इज टू सेम नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ अंजलि, तो आप बोलोगे भाई ये कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूं, सेम नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ प्रणय इज टू नंबर ऑफ पोस्ट्स ऑफ अंजलि, मतलब जो इंस्टाग्राम पे अपन पोस्ट करते हैं ना, स्टोरी या पोस्ट जो भी मान लो, मेरे फॉलोअर्स का, मतलब मेरे फॉलोअर्स का और इनके पोस्ट का, मतलब दीदी के पोस्ट का कुछ कंपैरिजन हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका रेशो नहीं रहेगा। आप समझो सेम काइंड मतलब क्या? दो चीजों को कंपेरेबल रहना, मतलब एक एक का इंस्टाग्राम का पोस्ट, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट, इसके 100 पोस्ट है, इसके 300 फॉलोअर है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन 100 फॉलोअर्स, 100 इसके इतने 100 फॉलोअर्स, इसके 100 फॉलोअर्स, फॉलोअर्स का कंपैरिजन हो सकता है कि भाई मेरे 100 फॉलोअर्स है, तुम्हारे 250 फॉलोअर्स है, हाँ भाई, समझ रहे? तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 100 फॉलोअर्स इज टू 250 फॉलोअर्स, 100 फॉलोअर्स ऑफ प्रणय, 250 फॉलोअर्स ऑफ अंजलि। लेकिन ये क्या कंपैरिजन रहेगा? 100 फॉलोअर्स ऑफ प्रणय लेकिन 30 पोस्ट ऑफ अंजलि। समझ रहे क्या? कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई सेंस नहीं है। समझ रहे क्या? तो ये इसको बोलते हैं सेम काइंड, ठीक है। आपको मैंने सेम काइंड के ऊपर अच्छे खासे एग्जांपल्स दिए, आपको समझ गया होगा अभी तक, ठीक है। आपको जब और अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना, आपको आगे आगे जाएंगे तो वो अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? कंपैरिजन। कंपैरिजन करना मतलब दोनों का कंपैरिजन करना, ये तो बेसिक मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट का मतलब क्या है इसका? ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। मैंने आपको बता दिया, या प्रणय अंजलि, यहाँ पर आप इस टू लगा के आप और एक नाम लिख दो, ठीक है। दैट डजंट मेक सेंस, ठीक है। अंजलि लिख के साथ में लिख दो विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली के मार्क्स, विराट कोहली के मार्क्स तो 2 या 3 जने, इस टू धोनी के मार्क्स, ठीक है, धोनी के मार्क्स। तो अगर ये 2 से 4 जन, मतलब एक से, मतलब 2 या मोर देन 2 का कंपैरिजन, ठीक है। सेकंड, ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज हो गया, ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। बाय डिवीजन का मतलब क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ऑफ सेम काइंड आपको समझ गया, आपको सेम काइंड समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक एक लाइन को अपन आराम से पढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड रहना जरूरी है, इन सेम यूनिट्स। यूनिट्स के ऊपर अपन एग्जाम्पल लेते चलो। अब सेम यूनिट्स का मतलब क्या है? मान लो पापा है, मतलब मैं और मेरी दीदी, ठीक है। एग्जाम्पल में अपन कंपेयर करते प्रणय और अंजलि, ठीक है। मैंने बोला पापा मैंने 15 पढ़ा, ठीक है। और मेरे दीदी ने बोला मैंने 2 पढ़ा, ठीक है। पढ़ाई का था, पापा ने बोला मैंने 15, मैंने बोला पापा मैंने, थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगा, एक काम करते, मैंने 8 पढ़ा, और दीदी ने बोला मैंने 2 पढ़ा। तो पापा सबसे पहले क्या लेंगे? अरे वाह वाह प्रणय, प्रणय तूने 8 पढ़ा, क्या बात है, तूने ज्यादा पढ़ा, मतलब ठीक है, प्रणय ने ज्यादा पढ़ा, मेरे को आगे ना शाबाशी देंगे, बोला थैंक यू पापा, थैंक यू। लेकिन फिर दीदी ने बोला अरे पापा सुनो तो सही, उसने 8 मिनट पढ़ा और मैंने 2 आवर्स, 2 घंटे पढ़े। फिर पापा जो मेरे को पीटेंगे, आपको पता है कितना पीटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब तक अपने को यूनिट्स नहीं मिल रहे थे, जब तक अपने को है ना यूनिट्स का पता नहीं था, यूनिट्स का, तो अपने को ऐसा लग रहा था कि भाई क्या बात है, क्या बात है, मतलब प्रणय जीत रहा, प्रणय जीत रहा। तो ये कंपैरिजन है क्या भाई? ये 8:2। अब आपको ये तो समझ गया होगा कि अगर दो चीजों का नंबर लिख के देता 250 या 100, तो इसको 100:250 ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इस टू केस में लिखते हैं, आपको समझ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये जो कंपैरिजन है, अगर मेरे को इसको रेशो फॉर्म में लिखना है, तो 8:2 लिख पाऊंगा क्या मैं? नहीं, ये कंपेरेबल नहीं है, ये सेम काइंड का है लेकिन सेम यूनिट्स में है क्या? अब एक समझो, ये सेम काइंड का है, प्रणय कितना पढ़ रहा है और अंजलि कितना पढ़ रहा है, अंजलि कितनी पढ़ रही, ठीक है। ये सेम काइंड का है लेकिन सेम यूनिट्स में है क्या? आप कंपेरिजन कर पाओगे क्या सेम यूनिट्स के साथ? बाय डिफॉल्ट आप समझो
सेम यूनिट्स के साथ सॉरी सेम काइंड के साथ साथ सेम यूनिट्स का रहना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सेम काइंड का रहेगा तो मतलब नहीं है। देखो ये तो सेम काइंड का ही है ना, ये कितने आवर मतलब ये कितना पढ़ रही मतलब दिस इज काइंड ऑफ ये कितना स्टडी कर रहे हैं, प्रणय का स्टडी एंड अंजलि का स्टडी। लेकिन स्टडी करना ही इज नॉट सफिशिएंट, सेम काइंड का होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सेम यूनिट्स का होना भी बहुत जरूरी है। तो जब मैंने बोला मतलब दीदी ने बोला ये 8 मिनट्स पढ़ा और मैंने 2 आवर्स पढ़े, तो अगर इसको अगर अपने को कंपेयर करना है तो ये 2 आवर्स को इंटू 60 मिनट्स, तो अपन बोलेंगे ये तो भाई 120 मिनट्स हो गया। अब रेशो अगर अपने को लिखना है तो अब अपन रेशो लिखेंगे कि भाई ये तो 8:120 का रेशो है। आप समझ रहे, सेम काइंड के साथ साथ सेम यूनिट्स का रहना कितना जरूरी है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने बोला मैं दुकान पे गया और मैंने बोला कि मेरा दोस्त भी आया मेरे साथ। मेरे दोस्त ने बोला भाई 150 ग्राम्स ऑफ एनी आइटम, कुछ भी कोई एक आइटम दो 150 ग्राम्स। और मैंने जाके बोला भाई मेरे को 2 दे दो, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि भाई ये सेम काइंड का तो है, क्योंकि अब समझ लो ये भी राइस ले रहा और मैं भी राइस ले रहा, तो भाई सेम काइंड है ये। तो चलो इसका कंपैरिजन करते हैं, आंसर 150:2 लिखते हैं। लेकिन आप यूनिट्स देखो, यहाँ पर यूनिट्स क्या है, यहाँ पर है ग्राम्स, ब्लैक हो गया, यहाँ पर है ग्राम्स। लेकिन मैंने जाके बोला मेरे को 150 मतलब मेरे को 2 किलोग्राम चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यूनिट्स चेंज होगी, सेम काइंड है, राइस ले रहा मैं भी, मेरा फ्रेंड भी राइस ले रहा, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है वो ले रहा 150 ग्राम्स, लेकिन मैं ले रहा 2 किलोग्राम्स। तो अगर आपने को इसको कंपेरिजन करना है तो अपन क्या करेंगे, इसको 150 ग्राम्स को ग्राम्स में रखेंगे और किलोग्राम्स को अगर अपन ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 1000, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा फिर 150:2000। अपन इसको रेशो के फॉर्म में अगर लिखना है तो 150:2000 ऐसा लिख पाएंगे, समझ रहे हो। तो सेम काइंड के साथ साथ सेम यूनिट्स का रहना। देखो यहाँ पर सेम काइंड था, मेरा फ्रेंड भी राइस खरीद रहा, मैं भी राइस खरीद रहा सेम काइंड बराबर है, लेकिन मेरा फ्रेंड 150 खरीद रहा और मैं 2 खरीद रहा, तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपको भी समझ गया अभी। तो सेम काइंड के साथ साथ सेम यूनिट का रहना कितना जरूरी है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, द फ्रैक्शन a/b इज कॉल्ड द रेशो a:b। अब जो अपन एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ रहे थे वैसे इसने इंग्लिश में लिख दिया। अब देखो इसके कुछ प्री डिफाइंड रूल्स है। इसका कोई आप इसका कमेंट करोगे कि भाई इसका लॉजिक क्या है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब पहले वाले लोगों ने पहले से डिसाइड करा कि इसको अपन ऐसा लिखेंगे तो ऐसा इसको लिखेंगे। तो दो चीजों का जब कंपैरिजन होगा, मान लेते दो चीजों को ए और बी, तो वो दोनों को लिखने का एक तरीका रहता a/b या a:b। ये दो तरीके हैं, a/b भी लिख सकते हैं या a:b या a:b भी बोलते हैं, a:b। जैसे आप यहाँ पर देखो, द क्वांटिटीज a एंड b आर कॉल्ड, वो ठीक है उसके बाद को कर रहे हैं। उसके पहले आप ये देखो, देन द फ्रैक्शन a/b इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ a:b। जो a/b है ना, तो a एक टर्म है, मतलब जैसे प्रणय मार्क्स ऑफ प्रणय मार्क्स हो गया a, मान लेते हैं 95/100, और बी अंजलि के मार्क्स, ठीक है, अंजलि के मार्क्स उसका है 87। तो ए क्या है 95, बी क्या है 87, तो ये क्या है ए और बी है। अगर इसको अपने को रेशो फॉर्म में लिखना है, अगर इसको अपने को रेशो फॉर्म में लिखना है तो ये क्या लिखेंगे अपन, a/b, दैट इज 95:87 लिखेंगे। 95:87 भी लिख सकते हैं, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 95 इज द रेशो ऑफ 87, ठीक है। a/b या a:b रेशो, a:b, a/b a:b। मेरे हिसाब से आपको ये रेशो की डेफिनेशंस काफी क्लियर हो गई होंगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने को समझने को ना, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। अभी तक भी काम की बातें थी, लेकिन और काम की बात, इसको बोलते क्या, टर्म्स
एक ना एक एमसीक्यू तो इसके ऊपर बन सकता है, आप मान के चलो, ठीक है। तो ये जो ए और बी है ना, ए और बी, अब इसका नामकरण तो देना पड़ेगा। कोई चीज का जब अपन जन्म लेते, जैसे अपन अपन अभी जब जन्म हुआ तो नामकरण तो हुआ होगा ना, तो बस ये दोनों का नामकरण क्या है। तो ए को क्या बोलते हैं, सबसे इजी फर्स्ट टर्म। भाई क्या बात है सर, इतना इजी नाम, मजा आ जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं। और बी को क्या बोलेंगे वैसे, सेकंड टर्म। बढ़िया, लेकिन ऐसे इतने इजी से मानते नहीं। तो फर्स्ट टर्म को, मतलब ए को फर्स्ट टर्म के साथ साथ बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और बी को सेकंड टर्म के साथ साथ बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको अगर ये बोला कि द एंटीसीडेंट ऑफ द रेशो इज 5, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई वो फर्स्ट टर्म 5 है बोल के ऐसा बोल रहा। क्वेश्चन में देगा द एंटीसीडेंट ऑफ द रेशो इज 5, तो आपको समझना पड़ेगा दिस ए इक्वल्स टू 5। समझ रहे हैं? इसलिए आपको नाम याद करना जरूरी है। आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, ए फर्स्ट लेटर भी है तो ए से एंटीसीडेंट और जो दूसरा बच जाएगा कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो इसके दो नाम है, ए के दो नाम है। ए के दो नाम क्या है, एक बार मेरे को बोल दो। एक तो है फर्स्ट टर्म और दूसरा है एंटीसीडेंट, ठीक है। और दूसरे का बी का क्या है, दो नाम, एक तो है भाई सेकंड टर्म और दूसरे का नाम क्या है कॉन्सिक्वेंट, ठीक। परफेक्ट, मेरे साथ बोलते बोलते चलो, हो सके तो लिखते लिखते भी चलो, आप लोग का साथ साथ अच्छी से रिवीजन हो जाएंगे। चलो चलते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉर एग्जांपल देखें, आपने जैसे भी देख लिया, अभी मैंने जो पढ़ाया आपको वही एग्जांपल है। इन द रेशो 5:6, 5 को क्या बोलेंगे, मतलब सबसे पहले 5 और 6 ये दोनों को टर्म्स बोलते हैं। मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, ये लाइन मैंने मिस कर दिया। ये 5 और 6, ये ए और बी, ये जो भी है ना, उन लोगों को टर्म्स बोलते हैं। इसलिए तो इसको फर्स्ट टर्म और इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं और इसको सेकंड टर्म, ठीक है। लेकिन ये ए और बी को दोनों को सबसे पहले टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स, ठीक, ये ध्यान रखना। तो वो ये द रेशो 5:6, 5 and 6 आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशो, ठीक है। टर्म्स ऑफ द रेशो इसको बोलते हैं टर्म्स। लेकिन 5 को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। या एंड क्या लिखेंगे, इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन अपन लिख देते, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म एंड एंटीसीडेंट, ठीक है। और 6 इज कॉल्ड द सेकंड टर्म या कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। रेशो का बेसिक पार्ट क्लियर हो गया। आई नो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा अब आगे आगे स्पीड बढ़ाएंगे, लोड मत लो। नेक्स्ट चलते हैं। अब दो तीन, जैसे मैंने आपको बताया कि प्री डिफाइंड थोड़े रूल्स रहते हैं इसके अंदर। अभी तो आपको थोड़ा, अभी भी आपको समझ जाएगा, लेकिन आपको जब आगे अपन प्रॉब्लम्स करेंगे ना तो और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये है कि भाई बोथ द टर्म्स कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नंबर, बट इट शुड नॉट बी ए नॉन जीरो नंबर। मान लो एक 5:6 एक रेशियो आ गया अपना, सॉरी 5:6 एक रेशियो आ गया, 5:6। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5 into 2, 6 into 2। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर देता, ये जो ऊपर रहता ना एंटीसीडेंट, इसको न्यूमरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे रहता है उसको डिनोमिनेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीजों से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी वो रेशो का कुछ अर्थ बचेंगे। नहीं तो एक को करोगे एक को नहीं करोगे तो फिर कुछ अर्थ नहीं बचेंगे, ठीक है। तो 5 2 से क्या हो गया, ये 10 हो गया, और 6 2 से क्या हो गया, 12 हो गया। अब मैं एक बात बताओ, 10/12 आया। अगर अपने को इसको आंसर लिखना है तो अपन 2 5 और 2 6 कर सकते हैं, बराबर। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा जो पहले था। तो आप मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड दोनों को कभी भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो नॉन जीरो नहीं होने का, ठीक है, नॉन जीरो नहीं होने का। सेकंड, यूजुअली, अब यूजुअली है ये, यूजुअली, ठीक है, यूजुअली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म्स। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अपना आंसर लगे तो 10/12 आएंगे, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको 2 से, जब अपने को बताया कि 2 से डिवाइड होता है, तो 2 5 2 6 5:6 करके वापस 5:6 लिख देंगे। तो यूजुअली लोएस्ट टर्म्स में इसको अपन करते हैं। जैसे अब ये इलस्ट्रेशन 1 देखो, इलस्ट्रेशन 1 क्या बोलता है, 12:16, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर देखो 12:16, 12:16 आपको पता है कि 4 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है, तो 4 के टेबल में अपन 4 के टेबल में मान लेते हैं, 4 3 और 4 4। तो इसका लोएस्ट फॉर्म क्या हो गया, 3:4।
पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर वापस से और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, ये डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका कन्वीनियंट है। लेकिन मैं आपको बताया कि यूजुअली रेशो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म्स और सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, जैसा कि ये इलुस्ट्रेशन कवर किया अपन ने। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन ए रेशो इज इम्पोर्टेंट, इज इम्पोर्टेंट। कैसे? आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो अपन ने मार्क्स का डिस्कस किया था, मार्क्स का डिस्कस किया था, तो यहाँ पर अपने को समझ गया था कि भाई 95:87 रेशो बन रहा। लेकिन अगर मैं लिखने को लिख दूं 87:95, भाई पहले वाला टर्म किसका था? पहले वाला टर्म, फर्स्ट टर्म जो था वो प्रणय के मार्क्स थे। लेकिन अगर मैंने रेशो को उल्टा लिख दूं तो ये यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म ये है ना, तो फर्स्ट टर्म ये है, तो 87 तो प्रणय के मार्क्स लगेंगे, बल्कि प्रणय के मार्क्स तो 95 है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो रेशो का जो वो है फॉर्मेट है वो इम्पोर्टेंट है, जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है, जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब 95:87 तो 95:87 ही लिखना पड़ेगा, आप 87:95 नहीं लिख सकते, प्रोवाइडेड ये बोलेंगे आप ये बोल लोगे कि भाई मार्क्स ही तो है, क्या हो रहा है, इधर उधर कर दो। अरे ऐसा नहीं, ये प्रणय के मार्क्स, इसमें प्रणय के मार्क्स दिख रहे, लेकिन प्रणय के एक्चुअल मार्क्स तो 95 है। अगर आप ऑर्डर को चेंज करोगे तो वो पूरी खिचड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, उसी की जैसा, जैसे 3/4 इज नॉट सेम एज 4:3, 4:3, जैसे यही गला भाई 95:87 और ये सेम नहीं है भाई, ये सेम नहीं है, वैसे उन्होंने भी एग्जांपल दिया। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया था, वैसे मतलब रेशो किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते उसका एग्जांपल दिया। देखो, देयर इज नो रेशो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड द सैलरी ऑफ ए टीचर। भाई ये दो चीजों का कंपैरिजन हो सकता क्या? नहीं हो सकता कंपैरिजन। तो ये दो चीजों का रेशो बन ही नहीं सकता। कोई दो चीज को जब कंपैरिजन नहीं कर सकते तो रेशो भी नहीं बनता। समझ गया? क्योंकि देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास और सैलरी ऑफ ए टीचर आपको भी क्लियरली समझ रहा है कि भाई ये इसका नहीं बन सकता। नेक्स्ट, वेट ऑफ वन चाइल्ड, यहाँ पर देखो वेट ऑफ वन चाइल्ड और द एज ऑफ अनदर चाइल्ड, मतलब मेरा वेट पकड़ रहे और आपकी एज पकड़ रहे। अरे भाई इसका कंपैरिजन कैसे करूंगा? एक तो आप दोनों का वेट पकड़ो या दोनों का एज पकड़ो तो कंपैरिजन तो कर सकते हैं। मेरा वेट और आपका एज, मतलब सेंस ही नहीं बनता कंपैरिजन का। तो वेरी इजी एग्जांपल मेरे हिसाब से, तो ठीक है। जैसे मैंने यही वाला एग्जांपल आपको मैंने दिया 150 ग्राम्स और 2 केजीज का, तो ये आपको समझ गया होगा। तो ये डायरेक्टली तो अपन इसको नहीं कर सकते, लेकिन ये 2 किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएंगे 2000 ग्राम्स। फिर उसके बाद कंपैरिजन करोगे तो ये हो जाएगा, अपना भी आंसर आया था 150:2000। लेकिन मैंने आपको अभी अभी ऊपर पढ़ाया कि भाई कभी भी रेशो को लोएस्ट टर्म में लिखते हैं, ठीक है। लोएस्ट टर्म देखो यहाँ पर मैं आपको अगर लोएस्ट टर्म्स में लिखते हैं, यहाँ पर दिख रहा, लोएस्ट टर्म्स में लिखते हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो लोएस्ट टर्म में लिखने के लिए ही ये 150:2000 को इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया, और डिवाइड किया तो आंसर 3:40 आया, ठीक है। डिवीजन तो आपको आता ही है, 50 3 कर लो और 50 40, ठीक है। तो वही है आंसर। नेक्स्ट, 25 मिनट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 8 मिनट पढ़ा और मेरे दीदी ने 45 पढ़ा, मतलब जो भी है। तो 25 मिनट्स और 45 सेकंड्स का कंपैरिजन तो वैसे हो नहीं सकता। तो जब कंपैरिजन ही नहीं हो सकता तो अपन क्या बोलेंगे, भाई ये रेशो ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये 25 मिनट्स या किसी को भी मतलब कॉमन इसमें अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा। तो अपन मिनट्स को क्या कर रहे हैं, सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1500। तो ये 1500 डिवाइड बाई 45 करेंगे तो वापस से 15 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा आंसर, क्योंकि अपने को लोएस्ट टर्म में लिखना है। तो बस वही था। अब जैसे नेक्स्ट देखो, रेशो ऑफ 3 kg एंड 5 kg, तो भाई सिंपल है 3/5, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलते हैं एक रोमांचक, जहां पर आपको क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। अभी आपको रेशोज का खेलना कैसा है, रेशोज को कैसा खेलना है समझ गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे कि भाई विच रेशो इज ग्रेटर। आपको क्वेश्चन में 2 रेशो देंगे। सबसे पहले एक अपन मेरा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद अपन है ना इनका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 2 रेशोज देता हूँ। सबसे पहला रेशो है 1:2 और दूसरा रेशो है 1:3, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बताना है कि विच रेशो
इज हायर। आपको बताना है विच रेशो इज हायर। सर विच रेशो इज हायर कैसे बताएंगे? ठीक है, आपको मैं एक 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप सोचिए, या पॉज करके भी सोच सकते हैं आप। ठीक है, आप लोग सोचिए कि विच रेशो इज हायर कैसे निकालूंगा। अगर आपने सोचा होगा, अगर आप कैलसी पे अगर कर लिए होंगे अभी तक, तो ये वन, मतलब डायरेक्ट आंसर पे मैं आ रहा हूँ। डायरेक्ट आंसर पे भी आप लोग भी आ सकते हैं वैसे एग्जाम में, लेकिन आपको बता दो वन का ये हो जाता है 0.50 और ये हो जाता है 0.667 कुछ। मैं भी एक बार कर लूँ तो 1/3, सॉरी 0.33, मैं वही बोला, कमाने को ना 0.33333। लेकिन भाई इतना इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है और आपको कैलसी पता नहीं, मुझे एग्जाम में अलाउड अलाउड रहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इतने भारी भारी कैलकुलेशन रहेंगे। तो आप कैलसी पे तो करके देख सकते हैं, 1:1/20 कर लो, 1/2 कर लो तो ये आ जाएगा 0.5, और 1/3 कर लो तो आ जाएगा 0.6। इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है जो आईसीआई फॉलो करती है। चलो जो अपन वो सेकंड मेथड को देखते हैं। तो आपको अभी तक पता है कि भाई ये 1/2 को अपन कैसे लिखते हैं, 1:2 को 1/2 भी लिखते हैं, और 1:3 को 1/3 भी लिखते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये आईसीआई का मेथड क्या है कि भाई ये दोनों का एलसीएम निकालो। जब कॉमन बेस रहेंगे तो न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। मैंने क्या बोला? जब कॉमन बेस रहेंगे, न्यूमरेटर में जो बड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। आपने ये 8, 9, 10 के मैथ्स में भी पढ़ के आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? कोई कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, मतलब 6। ठीक है, तो 6 से 1/2 को करना है तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 ये पहला वाला है, तो ये हो जाएगा 3/6। दिस इज क्लियर। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 2/2, ये हो जाएगा 2/6। अब कंपेरिजन को क्या है 3/6 और 2/6, विच एवर इज ग्रेटर। तो जब द बेसिस आर इक्वल, मतलब जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो न्यूमिनेटर का जो पार्ट बड़ा होता है, मतलब जो साइड न्यूमिनेटर का बड़ा है वो सॉरी वो जीत जाएगा। यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट बड़ा है, क्लियरली आपको भी दिख रहा, क्योंकि 6 तो कॉमन है, 3 इज ग्रेटर देन। तो ये 3/6 आया कहाँ से? ये 3/6 भाई 1/2 से आया। इसका मतलब क्या है 1/2 इज द विनर। वैसे भी अपने को 1/2 इज द विनर पहले ही समझ गया था। ठीक है, ये आईसीआई का मेथड है, आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो और आंसर जल्दी से जल्द निकाल सकते हो। आईसीआई का मेथड में स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे, अगर शॉर्ट में बताओ आपको, सबसे पहले अपने को क्या करना है, बेसिस या आप लोग बोल दो डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को पहले इक्वल करना पड़ेगा। भाई इसको इक्वल करने के लिए अपने को एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब एलसीएम निकालेंगे जब ही इक्वल होगा ये। उसके बाद एलसीएम को उससे मल्टीप्लाई कर दो टू गेट दैट, वो एलसीएम वाला सम आपको बताइए एलसीएम आने के बाद क्या करते हो, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर दिस इम्प्लाइज डिनोमिनेटर विल बी सेम, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा सबका। देयरफॉर जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो जीत गया। क्लियर? अब अपन एक आईसीआई का 250 एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा ये अगर आपको समझ गया, लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लो, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार याद कर लो बस कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो भी है, मतलब ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन था। ठीक है, अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया तो मिक्स फ्रैक्शन को, इससे पहले एक स्टेप आएगा, मिक्स फ्रैक्शन को 1, इसका 1 ही लिख दो। मिक्स फ्रैक्शन अगर आया, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन अगर क्वेश्चन में आया तो सबसे पहले इसको उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल लिख लो। अगर 2 1/3 आता है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं 7/3, ये आपको पता है ना, 2 3 6, 6 + 1 7, 7/3। तो सबसे पहले अगर मिक्स फ्रैक्शन आया तो उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। उसके बाद जो भी दो फ्रैक्शंस रहेंगे अपने पास, उसके बेसिस को इक्वल करने के लिए, और उसके जो बेसिस है उसका एलसीएम निकालो। उसका एलसीएम निकाल के न्यूमरेटर्स, और उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई
डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस नंबर से आपको पता है। उसके बाद जो भी न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं आईसीआई का एग्जांपल। टू फाइंड विच रेशो इज ग्रेटर, मतलब क्या है, देखो ये एक रेशो है और ये एक रेशो, तो आपने को बताना है कि भाई 2:1/3 बड़ा है या 3.6:4.8 बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका रेशो निकालते हैं। सबसे पहले अगर इसको अपन सॉल्व करें तो ये 2:1/3, जैसे मैंने वही एग्जांपल लिया, ये हो जाएगा 7/6:3 और ये हो जाएगा 10/6। ठीक है, देखो तो यहाँ पर अगर आप 7/3 सॉरी दोनों का मैंने 6 कैसे लिखा, 7/3 और 10/3, इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको समझ गया होगा आपको तो 7/10, 7:10। ठीक है, इसका मतलब क्या है 7/10, एक रेशो आ गया 7/10। दूसरा रेशो कैसा रहेगा, अब 3.6 मतलब क्या, 36/10 इज टू 48/10। ठीक है, आपको पता है मुझे पता है कि भाई एक पॉइंट के बाद है, इसका मतलब क्या है 36/10 लिख दो इसको। क्लियर है, वेरी इजी, ये तो इजी था। अब इससे भी आपको पता है कि 3/10 और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 36:48 लिख सकते हैं क्योंकि बेसिस सेम है। वही मैंने आपको बताया बेसिस सेम है। ठीक है, बेसिस सेम है, तो मैंने आपको क्या बोला, रेशियो को कभी भी लोएस्ट टर्म में लिखेंगे, रेशियो को कभी भी लोएस्ट टर्म में लिखेंगे। तो देखो 6 और 6 और 6 2 3 और 2 4, तो ये 3:4, तो 3:4 है एक रेशो, और दूसरा रेशो है 7:10। अभी अपन ने प्रॉब्लम कुछ भी सॉल्व नहीं किया, सबसे पहला स्टेप अपन ने किया जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, उसको अपन ने कन्वर्ट किया। अभी तो अपन ने सिर्फ कन्वर्ट किया। ठीक है, तो कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भाई 7/3 और 10/3 को आपने 7:10 कैसे लिया। तो इसके ऊपर है ना अपन एक आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं समझा होगा तो मोस्टली लोगों को समझ गया होगा, अगर आपको नहीं समझा होगा तो अपन इसके ऊपर एक आगे सॉल्व करेंगे, आपको समझ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और इसको भी मतलब सेम गोज विथ ये वाला पार्ट। अगर आपको नहीं समझा होगा कि 36/10:48/10 को अपन ने 36:48 कैसे लिखे, वो आपको आगे समझ जाएगा। अभी आप मान लो कि मैंने सही किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी तो जब अपने को दो रेशियोज आ गए तो अपने को बताया कि आप क्या करना है आगे। बस दो रेशियोज आ गए, सबसे पहले क्या करो, उसका एलसीएम निकालो, उसके बेसिस का एलसीएम निकालो। क्यों, क्योंकि अपने को बेसिस कॉमन करना है। तो बेसिस का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 10 और 4 का एलसीएम क्या रहेगा, 2 5 2 2 ये दोनों का और कुछ होगा नहीं, तो 2 5 10 इंटू 2 20, तो एलसीएम आ गया 20। 7/20 को 20 से करना है तो 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14/20। ये जाएगा पहला वाला, और दूसरे वाले को समझ रहे हैं ना आपको, 20 लेके आने का अपने को। 3/4 को 20 लेके आना है तो 5/5 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15/20। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है 14/20 इज टू 15/20। द बेसिस आर इक्वल, न्यूमरेटर में जो बड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पर कौन जीता, 15/20 जीत गया, क्योंकि न्यूमरेटर में 15/20 था। तो भाई ये 15/20 जब जीता, ठीक है, 15/20 आएगा से 3/4 से आया, 3/4 आएगा से 3.6:48 से आया। इसका मतलब क्या है, 3.6:48 का रेशियो जो है वो ग्रेटर है। आपको समझा, सबसे पहले अपन ने किया क्या, एक बार अपन आंसर देख, आई थिंक थोड़ा अटक गया, सॉरी। ठीक है, देखो ये ग्रेटर रेशियो है। ठीक है, समझ गया आंसर, समझ गया आपको ग्रेटर रेशियो। अपन ने किया क्या अभी तक, अपन ने ये किया, सबसे पहले अपने को पूछा था कि भाई कौन सा रेशो पढ़े, तो अपने को कौन सा रेशो पढ़ा है वो तो नॉर्मल याद आता था, लेकिन यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दिया। मिक्स फ्रैक्शन में अपन ने क्या किया, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शंस को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो एक का आंसर आया 7/10 और एक का आंसर आया 3/5। उसका फिर अपन ने क्या किया, एलसीएम निकाला। उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद अपन ने क्या किया, उसको रिस्पेक्टिव से मल्टीप्लाई किया, बेसिस को कॉमन किया 20 और 20। उसके बाद जो न्यूमिनेटर बढ़ा वो जीत गया। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये वाला जो कंसेप्ट था वो भी हो जाता है खत्म। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट अपन चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो
इस वीडियो के लिए इतना ही हम रखते हैं। आप लोग भी एक ब्रेक ले लो नेक्स्ट वीडियो चालू करने से पहले, मैं भी एक ब्रेक ले लेता नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया तो आपको क्या करना है आपको पता है, स्टे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट तो करना ही है। और कमेंट में ये करो कि मैं स्लो पढ़ा रहा, या स्पीड पढ़ा रहा, या आपको मैं जो पढ़ा रहा वो समझ रहा है। तो आपको ये 3 चीज़ करनी है। सबसे पहले मैं स्लो पढ़ा रहा या फास्ट पढ़ा रहा वो आपको ये बताना है। मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ा रहा क्या, मेरे को तो थोड़ा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आपको लग रहा होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम रेशो प्रोपोर्शन मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो आपको नहीं लगेगा। लेकिन आपको अगर आप कहीं से पढ़ के आए तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पर बहुत डिटेल में बात किया है। तो अगर आपको बहुत मतलब आपको स्लो लग रहा या फास्ट लग रहा, तो आपको स्लो लग रहा तो आप ऑब्वियसली यूट्यूब की स्पीड 1.5x पिक कर ही लिए होंगे अभी तक। और आपको अगर टीचिंग स्टाइल कैसी लगी, आप मेरे से क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहते, आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, या मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में मेरा नंबर शेयर किया, आप उस पर भी मुझे टेलीग्राम में व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे तो थैंक यू मैंने नहीं, आपको आपने बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे थैंक यू बोलोगे, मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूँगा। चलो गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।